जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी बाबर की। बाबर के बारे में हमने ये बात की कि बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और उसके बाद बाबर ने 26, 27, 28, 29 4 साल लगातार बाबर आया, पानी पिया, पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, खाना खाया, खानवा का युद्ध, ठीक है, चंदेरी गया, चंदेरी का युद्ध, घाघरा पहनकर घाघरा का युद्ध, 1526, 27, 28, 29 4 साल निरंतर बाबर युद्ध लड़ा और अंत में बाबर ने 1530 में बाबर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसके शव को काबुल ले जाया गया। तो बाबर का जो अब उत्तराधिकारी होता है हुमायूं होता है। हुमायूं 2 कार्यकाल में भारत का शासन संभालता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। हुमायूं 2 कार्यकाल में भारत का शासन संभालता है, 1530 से 1540 तक, 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक। अब हम बात करते हैं हुमायूं की। कुछ लोगों की किस्मत थोड़ी सी खराब होती है, कुछ लोग जीवन में लड़खड़ाते रहते हैं। उन लड़खड़ाने वाले लोगों में से और कुछ संभलने वाले लोगों में से एक है हुमायूं। इसकी किस्मत इसको कई बार झटके देगी और ये कोशिश करेगा दोबारा से संभलने की। तो बच्चों, हुमायूं के जीवन से तुम्हें एक सीख मिलती है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल मेरे दोस्त, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और बच्चों, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, पर उसे मिटा के खुद गढ़ने का, अपने हाथ से लिखने का मजा ही कुछ और है। तो बच्चों, बात करते हैं हुमायूं की, क्योंकि हुमायूं सच में संघर्षों से लड़ा। एक महान बाबर, ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने 1526 में युद्ध लड़ा, 27 में युद्ध लड़ा, 28 में युद्ध लड़ा, 29 में युद्ध लड़ा, 1530 में ना मरता तो 5-7 युद्ध और लड़ जाता और तुम्हारे लिए जीके के कई सारे क्वेश्चन बढ़ा जाता। तो बच्चों, ऐसे व्यक्ति का राजा बेटा, जिसके पास तोप है, जिसके पास गोला बारूद है, जिसके पास सत्ता है, एंड में सत्ता से बेदखल हो जाता है। एक योग्य शासक इसको भारत से भगा देगा मारकर, ठीक है ना, और ये भारत को छोड़कर भागना पड़ेगा। इसकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी कि इसके पुत्र का जन्म भी उस समय में होगा जब ये लोगों से छुपता हुआ निर्वासन में जी रहा है। तो बात करते हैं हुमायूं की। बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं 2 कार्यकाल में। 2 कार्यकालों में हुमायूं ने अपना काम चलाया। कौन कौन सा? 1530 से 1540 और 1555 से 1556। इसका असली नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। बच्चों, नसरुद्दीन महमूद हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। कहां हुआ? काबुल में। लिख लो बच्चों, अच्छे से पता है बाबर कहां का था? काबुल का था। बाबर का मकबरा भी अफगानिस्तान में काबुल में है। तो ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। 29 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक हुआ। क्यों हुआ भैया? क्योंकि बाबर स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग नहीं, अल्लाह जी के पास चले गए। तो भैया जन्नत में चले गए बाबर जी। अब पता नहीं जन्नत में गए या कहां गए, ये बाबर जाने और बाबर के वंशज जाने। खैर, बाबर के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में 29 दिसंबर 1530 को हुआ और ये 23 साल की उम्र का था। कितने साल की उम्र का था उस समय? 23 साल की उम्र का था। बाबर बादशाह के रूप में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में 1530 में हुआ और ये 23 वर्ष की अवस्था में भारत का शासक बना। जिस समय ये आगरा की गद्दी पर बैठा, उस समय ये आगरा की गद्दी पे बैठा, उस समय ये बदख्शां नामक प्रदेश का सूबेदार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां का सूबेदार था? गद्दी पर, सत्ता पर संभालने से पहले बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। अच्छा बच्चों, इसके जो पिताजी थे बाबर की इच्छा यह थी कि भाई मेरे जो 4 बेटे हैं इनके,
चारों में बराबर 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 संपत्ति का बंटवारा हो और जो राज्य है वो बराबर बराबर से बंट जाए। तो बच्चों किस तरह से इसने बंटवारा करा अपने भाइयों के बीच में? मैंने आपको बताया आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां प्रदेश का क्या था? सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। ठीक है बच्चों, अब सुनिए क्या बात थी। बात ये थी इसके जो भाई थे 4, ठीक है, 4 भाई थे। कौन कौन से? असगरी, मिर्जा हिंदाल, ठीक है ना, सुलेमान, ठीक है। अब देखिए इधर कामरान को, जो उसका सबसे पहला भाई है कामरान को उसने कंधार और काबुल दे दिया। ठीक है, कामरान को दे दिया कांधार और काबुल। ठीक, कांधार और काबुल कामरान को चले गए जी। अब इसके बाद जो असगरी हैं, ठीक, जो असगरी हैं, ठीक है, मिर्जा असगरी को इसने दे दिया संभल। ठीक, असगरी को दे दिया इसने संभल और हिंदाल को दे दिया मेवाड़ और अलवर। हिंदाल को दे दिया मेवाड़ और अलवर। ठीक, और चौथे भाई साहब ये खुद है। तो इस तरह से, और एक इनके चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मियां। चचेरा भाई था, ठीक है, चचेरा भाई का नाम था सुलेमान मियां। इनको बदख्शां प्रदेश का सूबेदार बना दिया। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ये जो इसने अपने भाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा करा ना, सच बताऊं तो इतिहासकार कहते हैं कि इसका अपने भाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा करना इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि सत्ता बिखर गई। बच्चों इसी के पैरेलल चल रहा है शेर खान, जिसका मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। शेर खान बोले तो शेरशाह सूरी, जो एक कुशल प्रशासक है। ठीक है ना बच्चों? अफगान व्यक्ति है वो, और वो हुमायूं का जबरदस्त प्रतिद्वंदी है। वही हुमायूं को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, इसी के पैरेलल चल रहा है शेर खान या शेरशाह सूरी, जो एक कुशल प्रशासक है और समझदार व्यक्ति है। प्रशासन पर उसकी जबरदस्त पकड़ है। चलिए बच्चों, हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह भवन नामक नगर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हम लोगों ने बात करी कामरान को, असगरी को, हिंदाल को बांट दिया, साथ ही अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी बदख्शां नामक प्रदेश दे दिया। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। दीन पनाह भवन, हुमायूं ने अपने पिता बाबर की इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में कर दिया, जिसे इसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है ना बच्चों? अफगान नेता शेर खान और गुजरात का शासक बहादुर शाह, ठीक है, ये बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे, जिनमें मुख्य प्रतिद्वंदी मानो आप शेर खान, जिसका आगे चलकर नाम पड़ेगा शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम होगा फरीद। अगली वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह भवन की नगर की स्थापना करी। 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने करी? हुमायूं ने। याद रखना मेरे बच्चों, बहुत पूछा जाता है। आगे चलकर इसी दीन पनाह नगर की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर बेचारा अल्लाह के पास भी जाएगा, स्वर्ग से धार जाएगा। ठीक है बच्चों, एक कहानी तुम लोगों ने भी सुनी होगी। चित्तौड़ के एक शासक थे जिनका नाम था विक्रमजीत। चित्तौड़ के एक शासक थे विक्रमजीत। इनकी माता का नाम था कर्णवती। इन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाया था। अपना भाई बनाया था। ठीक है बच्चों, 1538 में हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, मैंने क्या बताया? कर्णावती। हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी का नाम भी याद रख लो। हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी का नाम क्या था? कर्णवती लिखा जाता है, कई जगह कर्णावती लिखा जाता है। ठीक है ना, कर्णावती लिखा जाता है, कई जगह कर्णवती लिखा जाता है। ठीक, हुमायूं को राखी भेजकर इन्होंने भाई बनाया था और हुमायूं से विजय मांगी थी। कहां की थी? चित्तौड़ के राजा विक्रमजीत की मां थी। ठीक है, चित्तौड़ के राजा विक्रमजीत की मां थी। यह बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी। चलिए बच्चों,
तो बेटा 1538 में हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र को रिकंस्ट्रक्शन कराया और उसका नाम क्या रखा? जन्नताबाद। क्या नाम रखा उसका? जन्नताबाद। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाया और नाम रखा जन्नताबाद। इसी समय हुमायूं के इसी काल में शेर खान, बोले तो शेर शाह सूरी, बोले तो फरीद बचपन का नाम, अपनी शक्ति, अपना सैन्य बल, अपनी ताकत बढ़ाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, और बढ़ाते 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 अपने शासन काल में शेर खान अपनी शक्ति और सैन्य बल बढ़ाता चला जा रहा है और इतना शक्तिशाली होता चला जाएगा कि 25 जून 1539 को शेर खान और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होगा और शेर खान जीतेगा और इस युद्ध के बाद ही वो अपनी उपाधि रख लेगा शेर शाह। चलिए बच्चों, 25 जून 1539 को होता है चौसा का युद्ध, शेर खान जीत जाता है। 25 जून 1539 को शेर खान और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है, शेर खान जीत जाता है और शेर खान इसके बाद अपने नाम को शेर शाह लगा देता है और सूरी वंश का होगा, इसलिए पूरा नाम बन जाता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह की उपाधि धारण करता है शेर खान। और बच्चों इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है, चलिए अकबर के साथ इसको इंक्लूड कर देंगे। 17 मई 1540 को मैंने आपको बताया, 25 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ, शेर खान जीत जाता है और उसके बाद यह शेर शाह की उपाधि धारण करता है। अगले ही साल, तुरंत अगले ही साल शेर खान, जिसका नाम अब क्या बन चुका है? शेर शाह, और किस वंश का है? सूरी वंश का, तो पूरा नाम क्या हो गया? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह ने 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानेंगे बच्चों। कई बार क्वेश्चन आता है बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, या शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया, तो दोनों युद्ध कब लड़ेगा? एक, दोनों युद्ध नाम एक, ठीक है ना बच्चों? सॉरी, युद्ध एक नाम दो, युद्ध एक नाम दो। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, दोबारा से शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतकर शेर शाह आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और बच्चों यहां से जीवन शुरू होता है निर्वासित वाला। निर्वासित मतलब भाग गया हुमायूं भारत छोड़कर। हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। कहां पहुंच गया? ईरान के राज दरबार पहुंच गया। ईरान के राज दरबार में पहुंचकर 15 साल छुप छुप कर घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताया। बिना ताज का बादशाह हो गया ये, ठीक है ना? बिना। कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं भागकर ईरानी राज दरबार चला जाता है और फिर वहां पर 15 साल निर्वासन में घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताता है। 1540 से 1555 तक लगभग इसका निर्वासन काल माना जाता है बच्चों। इसी समय एक थे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, नाम था शिया मीर बाबा दोस्त, ठीक है? चलिए इसी समय मैं आपको बता दूं, इसी समय ठीक कौन थे? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, नाम था शिया मीर बाबा दोस्त। शिया मीर बाबा दोस्त, ठीक है? क्या थे? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, ठीक? इसी समय हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शिया मीर बाबा दोस्त, मीर अली अकबर जामी, ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? मीर अली अकबर जामी, ठीक बच्चों। तो क्या थे ये? शुरू से सुनो। इसी समय जो ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था हमीदा। कई जगह आपको हमीदा लिखा आएगा और कई जगह आपको हमीदन लिखा आएगा, ठीक है ना? हमीदन, ठीक? आगे चलकर यही हम हमीदा बानो इसका मकबरा बनवाएंगी, ठीक है ना? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखने लायक चीज,
ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो भी, मैं भी गया हुआ हूं और हमारे कोचिंग के बच्चे विजिट पर भी जा चुके हैं। बड़ी मस्ती मार कर आए थे हम लोग अभी कोरोना से थोड़ा सा पहले ही कोचिंग के साथ पिकनिक पर गए थे, हुमायूं का मकबरा, और बहुत अच्छे हमारे बच्चों ने फोटोज लिए हैं। वो फोटो किसी दिन समय मिलेगा बिल्कुल दिखाएंगे आपको। चलिए बच्चों, तो हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 को, कब? 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो से ये क्या कर लेते हैं? निकाह कर लेते हैं। और बच्चों, इन्हीं हमीदा बानो से इसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी हमीदा बानो से इसको पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम रखा जाएगा अकबर। और वो अकबर आगे चल के भारत के महान शासकों में से एक बनेगा। ठीक है ना? तो 29 अगस्त 1541 को इसकी शादी होती है हमीदा बानो बेगम से, और आगे चलकर उन्हीं से इसको अकबर नामक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था क्या? शिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। ठीक, अब बच्चों, हुमायूं ने 1545 पर कांधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना? हुमायूं ने 1545 में कांधार और काबुल पर अधिकार कर लिया और शेर शाह से अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने लगा। अपने पूरे एफर्ट जारी हैं कि अब ये दोबारा भारत के ऊपर शासन कर पाए। और उसी काल में मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जब शेरशाह सूरी का पढ़ेंगे, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हो जाएगी। ठीक है ना? उक्का नामक के कागने आश्रित पर चला रहे होंगे शेरशाह सूरी, वो हम बाद में ही बात करेंगे, लेकिन इसके पैरेलल चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत सारी बातें उनके बारे में साथ के साथ बतानी पड़ रही हैं। तो 1545 में कांधार और काबुल पर यह अधिकार कर लेता है और शेरशाह सूरी से अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ाने लगता है। ठीक है ना बच्चों? अब क्या होता है? हुमायूं ने बैरम खान की मदद से, ये वही बैरम खान है जो अकबर के संरक्षक का काम करेंगे, इनको गाजी बाबा या खानी बाबा के नाम से जाना जाएगा, और ये बाबर के संरक्षक रहेंगे 1556 से 1560 तक। 1556 से 1560 तक ये बाबर के संरक्षक रहेंगे, गार्जियन रहेंगे, क्योंकि बाबर मात्र 13 साल की उम्र में बाबर राजा बन जाएगा। अकबर मात्र 13 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में अकबर राजा बन जाएगा, और अकबर के संरक्षक का काम ये करेंगे गाजी बाबा, खानी बाबा। चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हुमायूं ने, बहुत वफादार व्यक्ति हैं, हुमायूं ने बैरम खान की सहायता से 23 जुलाई 1555 को पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हरा दिया। पंजाब के, ठीक है ना, हुमायूं ने बैरम खान की मदद से 23 जुलाई 1555 को पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध का नाम क्या है जिस युद्ध से यह किया? सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर किस युद्ध के द्वारा दिल्ली की गद्दी दोबारा से पाई? सरहिंद के युद्ध से। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य से इसका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं रह पाया। 1 जनवरी 1556 को यानी न्यू ईयर के दिन इसका बेचारे का उसी दीन पनाह भवन से पैर फिसलता है। कौन सा दीन पनाह भवन? जो इसने बड़े शौक से अपने लिए बनवाया था। 1 जनवरी 1556 को इसका पैर फिसलता है। वहां पर एक लाइब्रेरी है दीन पनाह भवन में, उस लाइब्रेरी से इसका पैर, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसका पैर फिसलता है और ये अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल, इन्होंने तो यह तक कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा या लड़खड़ाता रहा, और अंत में उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से हुई।
अंत में उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से हुई। तो बच्चों हुमायूं के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और भी थोड़ा सा युद्ध की डिटेल की भी बात करेंगे। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। और लेनपुल क्या कहते हैं? लेनपुल ये कहते हैं कि ये तो लड़खड़ा के मरा और जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में इसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से हुई। ठीक है ना बच्चों? मेन मैं आपको 4 युद्ध बताता हूं जो हुमायूं लड़ा था। मेन 4 युद्धों के बारे में जानो जो हुमायूं लड़ा था। देवरा का युद्ध लड़ा हुमायूं 1531 में। ठीक है, 1531 में देवरा का युद्ध इसने लड़ा। चौसा का युद्ध लड़ा इसने 1539 में। यह युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ था। 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा। बिलग्राम का युद्ध लड़ा, यह भी शेरशाह सूरी से हुआ था। बिलग्राम का युद्ध लड़ा 1540 में और यह युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध हुआ। इसको भारत छोड़कर भागने के लिए, भारत छोड़कर भागने में यह जो युद्ध था यह सबसे ज्यादा निर्णायक हुआ। ठीक है, एक भिष्टी की कहानी भी प्रचलित है। भिष्टी की कहानी इस तरह से प्रचलित है कि हुमायूं शेरशाह सूरी से बचता हुआ जा रहा था और हुमायूं का घोड़ा और हुमायूं दोनों नदी में गिर गए। और जब दोनों नदी में गिर गए तो एक भिष्टी वाले ने, मशक वाले ने, जो लेदर की बैग होता है जिसके अंदर पानी भर के, अब तो खैर ये ट्रेडिशन चला गया, लेकिन पुराने जमाने में जब सड़कें बनती थी रोड रोलर के आगे, तो वो मशक वाले, पानी की व्यवस्था तो होती नहीं थी, टंकी की, पाइप की, बोरिंग की, तो मशक वाले उस मशक में पानी भरकर धीरे करके उस रोड रोलर के आगे पानी डालते रहते थे ताकि मिट्टी को नमी मिलता रहे। या फिर ऐसे इलाकों में छिड़काव करने के लिए भी वो मशक यानी भिष्टी काम आती थी जिससे पानी की छिड़काव की जाए। लेदर का बैग होता था जिसमें पानी भर के वो आगे उसका एक मुंह होता था, पीछे वो लटका लेते थे और इस तरह से छोटा सा उसके हाथ में होता था उसका मुंह, और पानी धीरे धीरे डाल के जमीन को नमी पैदा करते रहते थे। तो शुरू से सुनिए, मैंने भिष्टी क्या होती है, मशक क्या होती है, ये एक्सप्लेन कर दिया कि मशक क्या होती है। तो हुमायूं भाग रहा है शेरशाह सूरी से बचकर और एक नदी में उसका घोड़ा और वो फिसल जाते हैं और नदी के बहाव के साथ वो बहते चले जाते हैं और हुमायूं अचेत हो जाता है। और जब अचेत अवस्था में हुमायूं नदी में के किनारे पड़ा होता है तो ये भिष्टी वाला, मशक वाला आता है और इसको उठाता है, हुमायूं की सेवा शुश्रूषा करता है और उसको एक तरह से जीवन दान देता है। और जब उसको हुमायूं को होश आता है तो वो अपने आप को किसके पास पाता है? भिष्टी वाले के पास पाता है। तो भिष्टी वाले से पूछता है, बता भाई मैं कौन, कहां, कैसे? भिष्टी वाला तो उसको पहचानता नहीं, तो वो इसको ठीक करके भेज देता है। जाते वक्त हुमायूं उससे यह कहता है, अगर मैं कभी भारत का राजा बना तो तेरी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। भिष्टी वाला हंसता है, उसे क्या पता कि तेरे सामने भारत का एक सम्राट है। भिष्टी वाला हंसता है, कहता है ठीक है भैया कर दियो। जब समय बीतता है, हुमायूं भारत का दोबारा से शासक बनता है। हुमायूं को बात याद होती है और हुमायूं उस भिष्टी वाले को बुलाता है और कहता है, बता तेरी इच्छा क्या है? तो लोग कहते हैं कि भिष्टी वाला एक दिन का राजा बना था। ऐसी किंवदंती है, ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि भिष्टी वाले को हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया और उससे पूछा, बता तेरी इच्छा क्या है? उसने कहा कि मैं एक दिन का राजा बनना चाहता हूं। और एक दिन का राजा बनते के साथ ही उस भिष्टी वाले ने एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाए। चमड़े के सिक्के इसलिए क्योंकि भिष्टी चमड़े से बनती है, तो चमड़े की यादगार के लिए एक दिन के राजा ने चमड़े के सिक्के चलाए थे भिष्टी वाले ने। तो यह कहानी प्रचलित है हुमायूं के सिलसिले में। तो बच्चों, देवरा 1531, चौसा 1539, बेलग्राम 1540 और फिर दोबारा से जिस युद्ध से भारत का शासक बनता है वो कौन सा है? सरहिंद का युद्ध, जो कब लड़ा जाएगा? 1555 में। इन दोनों युद्धों के कारण इसको भारत छोड़कर भागना पड़ा। बच्चों, हुमायूं की एक बहन थी जिनका नाम था बेगम गुलबदन। बेगम गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की थी। बेगम गुलबदन ने किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखते हैं। अच्छा, एक बात और, हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था बच्चों, और वो ग्रहों को बहुत मानता था। सप्ताह के 7 दिनों में ग्रहों के हिसाब से कपड़े पहना करता था। लोग कहते हैं हर शनिवार को काले रंग का कपड़ा,
सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा, रविवार को पीले रंग का कपड़ा, यानी दिनों के हिसाब से वो कपड़े पहना करता था, क्योंकि वो ज्योतिष में विश्वास करता था। मैंने देखा भी है अक्सर ऐसे लोगों को, जो लोग जीवन में असफलता प्राप्त करते हैं तो वो लोग ऐसे पंडित, पंडों, ज्योतिषियों, मौलवियों के चक्कर जरूर काटते हैं, और ज्योतिष, पंडित, ये जो लोग कह देते हैं ना, उनको, उनकी बात को ये पत्थर की लकीर मानते हैं, और ये अपनी किस्मत को चमकाने के लिए दुनिया भर की अंगूठियां, दुनिया भर के रंग के कपड़े, जो पंडित जी ने, मौलवी साहब ने, ज्योतिषी ने कह दिया कि भैया किस्मत तेरी बदल जाएगी, तू ये ले ले, ये कर ले, वो ये करने लगते हैं। तो बच्चों, कहा जाता है शनिवार को काले रंग का, सोमवार को सफेद रंग का, रविवार को पीले रंग का कपड़ा पहना करता था, क्योंकि ये ज्योतिष में बहुत विश्वास किया करता था। ठीक है ना बच्चों। और मैंने आपको बताया कि हुमायूं की सौतेली बहन का नाम था बेगम गुलबदन। हुमायूं की सौतेली बहन का नाम था बेगम गुलबदन। बेगम गुलबदन जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी, बेगम गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा चौसा के युद्ध के बारे में बता देता हूं, जो 26 जून 1539 को हुआ। ठीक है, थोड़ा सा चौसा के युद्ध के बारे में आप सुन लो, थोड़ा सा चौसा के युद्ध के बारे में सुन लो। तो हुआ यूं बच्चों कि शेर खां अपनी स्थिति मजबूत करता चला जा रहा है। बिहार का तो वो पूरे तरीके से लगभग स्वामी बन चुका है, बिहार का तो वो पूरे तरीके से स्वामी बन चुका है। वो मुगलों के प्रति ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि उनको भारत से भगा सके। मुगल मतलब हुमायूं। तो शेर खान जो है, शेरशाह सूरी जो है, वो भारत से मुगलों के निष्कासन की योजना को व्यवस्थित तरीके से प्लान कर रहा है। कौन? शेर खान। ठीक है, शेर खान, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका कि इसने 1539 में और 1540 में इनको भारत से भगा दिया। बच्चों, इसके पास एक विशाल और कुशल सेना है, इसके पास एक विशाल और कुशल सेना है। ठीक है ना बच्चों, लोग कहते हैं कि इसकी सेना में लगभग 1200 हाथी थे। लोग कहते हैं इसकी सेना में लगभग 1200 हाथी थे। ठीक है ना बच्चों, इसने बंगाल के शासक को हराया था बेटा, और बंगाल के शासक को हराने के बाद उस पर 13 लाख दिनार का बंगाल के किसकी बात कर रहा हूं? शेर खान की बात कर रहा हूं। इसकी सेना में कितने हाथी थे? लगभग 1200 हाथी थे। ठीक है, 1200 हाथी थे, और 13 लाख दिनार सोने के सिक्के इसने बंगाल के शासक से वसूले थे। ठीक है ना। ठीक, तो हुमायूं ने भी, अब क्या हुआ, जब इसकी सत्ता बढ़ती चली जा रही है तो हुमायूं ने क्या किया, 1537 में हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध लड़ाई करने लगा, और चुनार नामक जगह पर 1537 में हुमायूं, शेर खान जब इसकी सत्ता बढ़ती चली जा रही है तो हुमायूं इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी, और 1537 में चुनार नामक जगह पर इन्होंने घेरा डाल दिया बच्चों। लेकिन जो अफगानी लोग हैं, अफगानी कौन? शेर खान। अफगानी लोग जो है वो वीरता के साथ किले की रक्षा करते हैं। ठीक है, वीरता के साथ किले की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, ठीक, अब क्या होता है, अब क्या करते हैं, इसी बीच में शेर खान जो है रोहतासगढ़ के किले को भी कब्जा लेता है। इसी बीच में शेर खान रोहतासगढ़ का किला, बहुत हद तक तो शेर खान यानी शेरशाह सूरी के बारे में हम बात बता ही चुके हैं। अब देखिए, हुमायूं के पैरेलल चलता है, इसलिए इसके बारे में बात करनी पड़ती है, लेकिन एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी इसके लिए भी। ठीक, अब शेर खान रोहतासगढ़ का किला कब्जा लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये बंगाल पर आक्रमण करता है, और बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? शेर खान। बंगाल की राजधानी उस समय क्या थी? उस समय बंगाल की राजधानी क्या थी? गौड़। उस समय जो बंगाल की राजधानी थी गौड़, उस पर भी शेर खान का अधिकार होता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया। अब होता क्या है, इस गौड़ को जीतने के बाद शेर खान हुमायूं के पास एक प्रस्ताव भेजता है कि भैया हुमायूं, तू बंगाल मेरे कब्जे में रहने दे, मैं तुझे बिहार दे दूंगा और 10 लाख दिनार सालाना भी दे दूंगा। हुमायूं शेर खान के इस प्रपोजल को ठुकरा देता है और बंगाल पे चढ़ाई कर देता है।
ठीक है ना। और हुमायूं अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले आता है। कहां तक ले आता है? चौसा तक। यहां होगा चौसा का युद्ध, यहां होगा चौसा का युद्ध, ठीक है ना। तो हुमायूं क्या करता है, ये जो 10 लाख दिनार वाला प्रपोजल है, हुमायूं इसको ठुकरा देता है और बंगाल पे चढ़ाई कर देता है। और हुमायूं अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले आता है। बक्सर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम आगे चलकर आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे तो बक्सर के युद्ध के बारे में बात करेंगे। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होगा, यह बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध होगा भारत की राजनीति में। तो बक्सर नामक स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब ये क्या करता है, शेर खान एक शांति का प्रस्ताव भेजता है हुमायूं के पास, ठीक है। और हुमायूं शांति के इस प्रस्ताव के लालच में आके, झांसे में आके कर्मनासा नदी के पास आ जाता है। कौन सी नदी के पास? कर्मनासा नदी के पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। हुमायूं शेर खान के प्रस्ताव पर कर्मनासा नदी के पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। और इसी समय वो भिश्ती वाली, ठीक है, वो भिश्ती वाली घटना होती है, क्योंकि हुमायूं घोड़े सहित गंगा नदी में गिर जाता है, ठीक है ना। और एक दिन का जो बादशाह मैंने बताया भिश्ती वाला, वो घटना इसी समय होती है। वो घटना किस समय होती है? इसी समय होती है भिश्ती वाली जो घटना है, ठीक है बेटा, इसी समय भिश्ती वाली घटना होती है। और इसको आगे चलकर एक दिन का बादशाह घोषित किया जाता है और चमड़े का सिक्का भी जारी किया जाता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज या बिलग्राम का। थोड़ा सा बस इसको जान लो, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की। शेरशाह सूरी की बात करेंगे अगले इसमें। अब है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 17 मई 1540 को हुआ यह युद्ध। 17 मई 1540 को यह युद्ध हुआ, ठीक है। हुमायूं ने अफगानियों का वीरतापूर्वक मुकाबला करा बच्चों। हुमायूं ने अफगानियों का यानी शेरशाह सूरी का वीरतापूर्वक मुकाबला करा बच्चों। इसके दोनों भाई हिंदाल और अस्करी भी पूरी बहादुरी से, कई जगह अस्करी लिखा आता है, कई जगह असगरी लिखा आता है, कई जगह अस्करी लिखा आता है, कई जगह असगरी लिखा आता है, ठीक है ना, ठीक। अस्करी या असगरी, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंस किया। तो बहादुरी से लड़े, लेकिन बच्चों हुमायूं हार गया, मुगल हार गए। और मुगल अब जब इस तरह से ये भाग गया भारत से, तो अब ये बिना बादशाहत का बादशाह रह गया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो फिर मैंने बताया आपको कि इसी के बाद क्या हुआ, ये ईरान भाग गया था। ईरान के दरबार में इसको शरण मिलती है, वहां पर इसकी शादी होती है, किनसे? हमीदा बानो से, ठीक है ना। और फिर अकबर का जन्म होता है। फिर बच्चों 1555 में जब यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, तो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। और दीन पनाह भवन के पुस्तकालय में शेर-ए-मंडल नामक स्थान पर सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से ये हुमायूं का अंत हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा। और इसकी पत्नी हाजी बेगम इसका एक मकबरा बनवाती हैं, जो आज भी मौजूद है हुमायूं के मकबरे के नाम से। और उस मकबरे में केवल हुमायूं ही नहीं, और भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबुल फजल ने क्या नाम दिया है इसको? इंसान ए कामिल। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या नाम दिया है? इंसान ए काबिल, ठीक है। एक बात और, दिल्ली में मीना बाजार तुम लोगों ने नाम सुना होगा। दिल्ली में मीना बाजार जो लगवाना शुरू करवाया, वो हुमायूं ने लगवाना शुरू करवाया, ठीक है। और मीना बाजार में बाजार लगाती कौन थी? मीना बाजार में लगाती कौन थी? कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी।
कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी और जो राज परिवार के लोग होते थे वो उस सामान को खरीदा करते थे। और ये बात भी हम कर चुके हैं कि ये व्यक्ति ज्योतिष में इतना विश्वास करने लगा था कि अलग अलग दिनों को अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने लगा था। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से आज हुमायूं की समाप्ति होगी और चलते वक्त मैं इतना कहूंगा, असफलता इंसान को तोड़ देती हैं, असफलता इंसान को तोड़ देती हैं और जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। प्रयास करो ताकि असफलताएं तुम्हारा पीछा छोड़ दें। और जो आज सपनों में है, जो आज सपनों में है वो हकीकत में भी होगा, जो आज सपनों में है वो हकीकत में भी होगा। और करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है ना, तो जो आज औकात में नहीं है वो तुम्हारी जेब में होगा। जो आज सपनों में है वो हकीकत में होगा और करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है वो जेब में भी होगा। तो बच्चों जय श्री राम, जय हिंद। बच्चों जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी।